नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और क्रोनोलॉजी अपनी चल रही थी, इससे पहले एक पार्ट पढ़ चुके हैं अपन। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अपन ने पढ़ा था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। और जो जनवरी है, जनवरी माह की जो क्रोनोलॉजी है, ये उसके अंदर जो दिसंबर का करंट अफेयर है वो अपन पढ़ने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट या पूरी चीजें अपन पढ़ेंगे, और उसके अंदर क्या फैक्ट आपको याद करने हैं वो भी अपन इसमें देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर की अपन ये पढ़ चुके हैं, और अपन आज बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर आपको जब भी आप शुरुआत करें, फर्स्ट टाइम पढ़े क्रोनोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हो। और एक ये भी रहता है कि जो ये आपको ऊपर कीवर्ड दे रखे हैं, इनको थोड़ा एक बार पहले पढ़ लेना है। उससे यह फायदा रहता है कि आगे जब आप क्रोनोलॉजी पढ़ते हो तो पहले उसके बारे में पता चल जाता है कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और जैसे थ्योरी है, थ्योरी में भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें अपन को पढ़ना है, क्या याद रखनी है, वो अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पेज है और इसमें अपन पढ़ेंगे आज। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल। क्या इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ के अंदर। राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, उसके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है वो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्र सबसे पहले कहाँ उद्घाटन किया गया है? लखनऊ के अंदर। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा। कब किया गया? 25 दिसंबर 2025 को किया गया था। और राष्ट्र 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन में मनाया जाता है। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है, उनकी 101वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर यह घोषणा की गई है। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। इनकी आकृति जो है, तो बिल्डिंग बनाई गई है, उसकी आकृति कमल की आकृति के समान है। जो कमल का फूल है के समान है। विस्तार कितना है इसका? 235 करोड़ की लागत से बना है। प्रतिमाएं इसके अंदर किस किस की प्रतिमा बनी है, लगी है? एक तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगी है, दीनदयाल उपाध्याय की लगी है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगी हुई है। मूर्तिकार कौन है ये इसमें बता रखा है। और संग्रहालय है, ये चीजें आपको इसमें याद रखनी। ठीक है, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में अगर चर्चा करें अपन, क्या क्या चीजें याद रखनी है वो अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्र प्रेरणा स्थल, क्या नाम है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में क्या क्या याद रखनी है आपको वो अपन चर्चा कर लेते हैं। का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन की बात करें तो लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया है? 25 दिसंबर को। और अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में ये किया गया है। जयंती कौन सी है? किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी कौन सी जयंती है? 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। प्रतिमाएं किस किस की है साहब? प्रतिमाएं यहाँ पे प्रतिमाएं है ना, किस किस की है? 3 है साहब। कितनी है? 3 है। एक तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। एक पंडित दीन दयाल उपाध्याय। एक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी, ठीक है। ये है कितने फीट ऊंची है? 65 फीट। इससे है, कांसे से बनी है साहब, कहाँ से बनी? ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ के अंदर किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 प्रतिमाएं हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 165 फीट ऊंची जो है प्रतिमाएं लगी हुई है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ये हो गया। अब आगे है विधेयक। संसद के शीतकालीन 8 विधेयक पारित किए गए हैं। कितने पारित किए गए हैं? 8। ये तो शीतकालीन सत्र कब से कब चला था? 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 2025 का शीतकालीन सत्र चला था संसद के अंदर।
उसके अंदर कुल कितने विधेयक पारित किए गए थे? 8। 8 में से एक तो अब यह आ गया शांति विधेयक। शांति किससे संबंधित है? यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। एक है मनरेगा से संबंधित, का नाम परिवर्तन कर दिया गया, वी बी जी रामजी विधेयक जो लाया गया वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है साहब कि एक तो कौन सा विधेयक लाया गया है, कितने विधेयक पारित हुए हैं? 8 हुए हैं। और शीतकालीन सत्र जो है कब से कब चला है? 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चला था, ये चीज याद रखनी है। अब शांति के बारे में पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम क्या है और इसमें क्या संशोधन किया गया है वो अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। विधेयक के क्या प्रावधान है? प्रावधान इंपॉर्टेंट है। शांति विधेयक जो है किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो पहले तो पूरा नाम याद रखना है। तो पूरा नाम क्या है? सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025। ठीक है, ये उसका नाम है। लोकसभा में कब पारित हुआ? 17 दिसंबर को लोकसभा में, 18 दिसंबर को राज्यसभा में और 31 दिसंबर को मंजूरी दी गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तीनों डेट याद रखनी है क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है। तो 17 को लोकसभा में, 18 को राज्यसभा में, 21 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। अब ये मंजूरी दी गई परमाणु ऊर्जा में, क्या क्या मतलब है, क्यों दी गई? तो इसके अंदर पहले क्या होता था परमाणु ऊर्जा के अंदर, इस विधेयक से पहले एक ही थी, बीपीसीएल, है ना। तो एक ही कंपनी थी, उसी का एकाधिकार था। अब उसको समाप्त कर दिया गया है निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए। जैसे भारत की कंपनियां हैं वो भी इसमें भाग ले सकती है, विदेशी कोई कंपनी है, संस्था है, वो भी परमाणु ऊर्जा के अंदर भाग ले सकती है। अब इस विधेयक में यह संशोधन किया गया है। विधेयक की प्रमुख प्रावधान क्या है? निजी भागीदारी। अब भारतीय निजी कंपनियां और विदेशी संस्थाएं परमाणु संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व व संचालन कर सकेगी। ये चीजें इसमें याद रखनी। निजी भागीदारी बढ़ाने का नाम याद रखना है शांति विधेयक। शांति की फॉर्म क्या है? सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक। 17 तो जो है ये 17 दिसंबर को लोकसभा में, 18 को राज्यसभा में, 21 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक। सतत ऊर्जा परमाणु, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक। सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025। शांति की फुल फॉर्म क्या है? ये चीजें याद है। नगर जो है निजी भागीदारी इसमें बढ़ानी है। एकाधिकार का अंत हो गया। एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो लिमिटेड कंपनी थी उसका एकाधिकार था साहब। वही सब कुछ जो है, तो एनपीसीएल है उस कंपनी का एकाधिकार था पहले परमाणु ऊर्जा। अब जो है परमाणु से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई भी संयंत्र बनाना हो तो निजी भागीदारी बढ़ावा दिया गया है और इसका एकाधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। शांति, सतत ऊर्जा, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक है। इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो शांति विधेयक जो है कब लाया गया था? शांति विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ये 17 दिसंबर को। राज्यसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी, पूरा नाम? सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक, ये इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है इसका?
निजी भागीदारी, निजी भागीदारी बढ़ावा। एकाधिकार किसका था पहले? एनपीएल कंपनी थी, का एकाधिकार था, उसका अब समाप्त कर दिया गया है। ये चीज इसमें याद रखनी है। आगे समझ में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। एकाधिकार समाप्त हो ही गया, अब आगे है पुराने कानून इसमें समाप्त कर दिए गए। मुआवजा ये दे रखा है, वैधानिक प्रावधान है इसमें। एक और है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य क्या रखा जाए, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये और ऐड कर लीजिए। का जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या रखा गया है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा तक क्षमता जो है उत्पादित हो सके भारत के अंदर, इसका ये प्रावधान रखा गया है। ठीक है, क्या आ गया अब है इंपॉर्टेंट, वीजी बी जी राम जी। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जूम कर देता हूं, आपको इसमें दिखाई दे। तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बीबी जी राम जी विधेयक 2025 है। ये मनरेगा के स्थान पे आया है। 18 दिसंबर को संसद में पारित हुआ, 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। और उद्देश्य क्या है इसका, विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना। यानी विकसित भारत की जो संकल्पना केंद्र सरकार के द्वारा दे रखी है, वो है 2047 तक। तो उसकी संकल्पना में ये कार्य किया जा रहा है। ये चीज भी आपको इसमें याद रखनी है, इसका उद्देश्य जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे आप इसके स्थान में प्रतिस्थापना किस पर हुआ है, मनरेगा के स्थान पर ये रहेगा और ग्रामीण रोजगार को एक ढांचे में बदलता रहेगा। मनरेगा के विपरीत इसमें रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। रोजगार जो है केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा। ये इसमें याद ध्यान रखना है। ठीक है, यह विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य करता है। तो मनरेगा के विपरीत है, रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में, केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचित क्षेत्र है ना, केंद्र सरकार के द्वारा उन्हीं क्षेत्रों के अंदर ये लागू होगा। और ग्रामीण पंचायतों जो पंचायत योजनाएं हैं उनको अनिवार्य रूप से विकसित करना। आगे है काम की गारंटी, पहले वाले कानून में 100 दिन की थी, इसमें 125 दिन का रोजगार है। वार्षिक व्यय जो है, कुल वार्षिक व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, वार्षिक है ये। योजना का व्यय कानून की धारा 22 के तहत इस योजना में व्यय केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी। जो योजना है, कानून का जो व्यय है ना, केंद्र और राज्य सरकार धारा 22 के तहत किया जाएगा। सामान्य राज्यों के अंदर 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो है राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, बिना विधेयक वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्रावधान है। बिना विधेयक वाले केंद्र शासित प्रदेशों, बिना विधेयक वाले, और यह है पूर्वोत्तर राज्य जहां पर यह विधेयक पारित है वहां पर तो 90%। लेकिन बिना विधायकी वाले, जहां पर कोई विधानसभा नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर कोई विधानसभा नहीं है, वहां पर 100% केंद्र सरकार के द्वारा रहेगी। ऐसे कुछ 4-5 हैं जहां पर कोई विधानसभा नहीं है, वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे 100% राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिया होगा। 9 वर्ष पीरियड धारा 6 के अनुसार राज्य सरकारें खेती के व्यय समय जो भी 9 वर्ष पीरियड का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसान है, किसान खेती के समय जैसे फसल कटाई होती है, बुआई होती है, उस समय 9 वर्ष डे का ये है कि सब 60 दिन तक इस योजना तहत मिलने वाला काम नियंत्रित कर सकेगी। बुआई कटाई समय ये हो गया, और 15 दिन के अंदर इनको मजदूरी जो है 15 दिन के भीतर इनको कर दी जाएगी। रोजगार सृजन को 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से अवसर किया जाएगा। जल संबंधी कार्य हो गए,
मुख्य ग्रामीण अवसंरचना हो गई, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा हो गया, मौसम में बदल के अनुसार क्या हो गया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अपन किसके बारे में, इसके बारे में विकसित भारत का नाम देखते हैं, क्या नाम है इसका, ये पूरी चर्चा करते हैं। ठीक है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के बारे में पूरी चीजें अपन अभी स्लाइड के अंदर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2000। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। अब इसमें चर्चा करते हैं कि साहब संसद में कब पारित हुआ ये, संसद में पारित होता है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को जो है संसद के अंदर ये पारित होता है और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। इसके स्थान पर आया है ये मनरेगा, मनरेगा के स्थान पे आया है। मनरेगा के स्थान के साथ साथ जो है केंद्र और धारा ये कितना है 1.51 लाख करोड़ रुपए, कितने हैं 51 लाख करोड़ रुपए हैं। वे योजना, वे योजना धारा 22 के अनुसार, धारा 22 के अनुसार क्या क्या प्रावधान किया गया, पारित हो गया, काम की गारंटी, ये पहले ये आएगा मनरेगा के स्थान पे आ गया और 125 दिन काम की गारंटी। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो क्षेत्र उन्हीं में होगा साहब। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये वाला है और कितना व्यय हो गया 1.51 लाख करोड़। ठीक है, व्यय योजना धारा 22 के अनुसार सामान्य राज्य, साठ अनुपात 40, अन्य पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड में 90 अनुपात 10% बिना विधायकी, यूनियन टेरिटरी जो है वहां पर 100% का रोजगार मिलने वाला है, 125 दिन मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें क्या बचा है वो अपन लगभग ले लिया है अपन, 22 हो गई। 9 वर्क पीरियड धारा 6 के अनुसार है,
मजदूरी 15 दिन के भीतर दी जाएगी। मजदूरी 15 दिन में दी जाएगी। नो वर्क पीरियड 60 दिन का ये रहने वाला है। तो जो विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जो है वो क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको। कब पारित हुआ? 18 दिसंबर को संसद में। और राष्ट्रपति मंजूरी कब मिली? 21 दिसंबर को। किसके स्थान पर आया? ये मनरेगा के स्थान पे आया। फिर आगे अपन पढ़ते हैं कि साहब 125 दिन कार्य दिया जाएगा। पहले कितना था? 100 दिन का था। ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित है, ग्रामीण क्षेत्र जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित के अंदर ये लागू होगा। और जो व्यय है 1.51 लाख करोड़ का व्यय होगा। और व्यय की जो योजना है धारा 22 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। सामान्य राज्य में केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार 40% देगी। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उनके अंदर 90 पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर 90 तो केंद्र सरकार का, 10 जो है राज्य सरकार का होगा। लेकिन बिना विधायक वाले जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर 100% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और मजदूरी 15 दिन के भीतर दी जाएगी। नो वर्क पीरियड डे जो है वो कितने हैं? वो 60 दिन है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। पूरी चीजें ओवरऑल जो है समरी आपको मिल बना दी अपने। अब आगे विधेयक की बात करते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक। ये नया पहले कानून था लेकिन उसमें संशोधन किया गया है। सबका बीमा सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा का क्या नाम था? विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जो है उसका नाम रखा गया था। ठीक है, बीबी जी राम जी का। पारित लोकसभा में 16 दिसंबर को, राज्यसभा में 17 दिसंबर। एफडीआई में वृद्धि, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर पहले कितनी थी? बीमा 74% थी, अब कितनी कर दी गई है? उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये चीज याद रखनी। एफडीआई में वृद्धि की गई बिना क्षेत्र में। एफडीआई को सीमा को बढ़ाकर 74% थी पहले, अब बढ़ाकर 100 कर दी गई है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पूंजी स्थानांतरण शेयर पूंजी स्थानांतरण हेतु पूरे नियामक पूंजी सीमा जो है 1% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। पुनर्बीमा, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए न्यूनतम स्वामित्व निधि आवश्यक 5 करोड़ से घटाकर 1000 करोड़ कर दी गई है। पॉलिसी सुरक्षा धारक ये इसमें दे रखा है। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब है केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक। क्या नाम है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक। पारित कब हुआ? 3 दिसंबर को, राज्यसभा में 4 दिसंबर को। मुख्य उद्देश्य क्या है? उपकर तो शेष बोलते हैं समाप्त होने के बाद भी कुल कर प्रभाव को रखने के लिए तंबाकू उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाना। तो केंद्रीय तंबाकू उत्पाद है ना, उसमें जो है बढ़ाने के लिए वहां पे टैक्स बढ़ाने के लिए ये है सब। क्या नाम है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 है। इसके अंदर जो शेष है तंबाकू जो उत्पाद को कर लगता है उसको बढ़ावा है देना है। यह है उत्पाद शुल्क बढ़ाना है। प्रभावित क्या रहेगा इससे? प्रभावित वही रहेगा साहब, सिगरेट है, हुक्का है, तंबाकू है, जर्दा से संबंधित जो तंबाकू से संबंधित है शुल्क की दरों में बढ़ाव ये इसमें देने वाला है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक। पारित कब हुआ? 5 दिसंबर था। राज्यसभा में कब हुआ? 8 दिसंबर को हुआ। प्रमुख प्रावधान, पान मसाला राज्य सरकार अधिसूचित अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर शेष उपकर शुल्क शेष लगाने का प्रस्ताव है। ये उसी से संबंधित है, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक। और ये इसमें प्रावधान किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए एक राजस्व तंत्र स्थापित करना है। ठीक है, विकसित करना है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पारित लोकसभा में 1 दिसंबर को, राज्यसभा में 2 दिसंबर को पारित हुआ। प्रावधान क्या किया गया? इस अधिनियम
राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर SGST राज्य जीएसटी लगाने स्टेट जीएसटी लगाने और उसके संग्रह का अधिकार देता है। ठीक है, अन्य विधेयक पारित जो है महत्वपूर्ण ये है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो डेट पूछी जा सकती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ की अनुमानित लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करवाने प्रस्ताव को मंजूरी 12 दिसंबर को दी गई है। इसकी जो मंजूरी दी गई है ना, जो कमेटी बनी है, उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता जा सकती है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये पूछा जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के ने भारत की जनगणना करवाने का जो निर्णय लिया है, उसकी जो अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। और शुरुआत ये 12 दिसंबर 2025 को दे दी गई थी। और बजट कितना रखा गया है? 11,718.24 करोड़ की अनुमानित है ये भारत की जनगणना 2027। बजट देखिए आप, 11,718.24 करोड़ रुपए। ठीक है, जनगणना 2027 देश में 16वीं जनगणना है। ये कौन सी है? 16वीं है। स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी, ये भी याद रखनी। कौन से क्रम की है? टोटल तो 16वीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 8वीं है, ये चीज भी याद रखनी है। क्या क्या पढ़ा अपन ने? अध्यक्षता किसने की था? मोदी जी ने की अध्यक्षता इसकी। के साथ में अपन ने पढ़ा कि सब बजट कितना है? 11,718.24 है। और पारित कब हुआ ये विधेयक? ये जो मंजूरी दी गई है 12 दिसंबर को दी गई। ठीक है, और ये कौन सी जनगणना है? 16वीं है। और वैसे कौन सी स्वतंत्रता बाद में 8वीं है, ये चीज भी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित होगी। इंपॉर्टेंट है, 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी भाई? 2 चरणों में जनगणना होने वाली है। पहला चरण मकानों की सूची तैयार करना और आवास गणना हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर तक हो चलेगी। अप्रैल 2025-26 से लेकर सितंबर 2000 तक चलेगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ये बर्फ से प्रभावित गैर समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए मई सितंबर 2026 से की जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। पहली डिजिटल जनगणना होगी, सर डिजिटल तरीके से की जाएगी यह जनगणना। पहली डिजिटल जनगणना होगी, यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए एक केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। जातिगत गणना, जातिगत गणना का भी तो है, मुद्दा उठाया गया था कि सब जातिगत गणना होनी चाहिए, तो पहली बार हो रही है। इस जनगणना में पहली बार जाति आधारित जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित की जाएगी। और ये तकनीकी सिस्टम ये दे रखा है। ठीक है, ये भी कितना खास नहीं है, कर्मचारी चयन केस हो गया। अब आगे बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या इसमें दे रखा है। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी के नमो घाट से इस पौध के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की थी। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 11 दिसंबर को वाराणसी के नमो घाट से की गई थी। कब की गई है? बस आप 11 दिसंबर को की गई है, ये चीज याद रखें, दोनों चीजें याद रखनी है। भारत का पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध जहाज है। ये क्या है? जहाज है। हाइड्रोजन फ्यूल जो वाराणसी घाट से नमो घाट जो है, वाराणसी में नमो घाट है, वहां से 11 दिसंबर को ये शुरुआत होती है। और इसके बाद में इसके द्वारा सर्बानंद सोनोवाल जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। निर्माण, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। किसको? हाइड्रोजन फ्यूल सेल को। भारत का पहला स्वदेशी पोत है ये। तो कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? 11 दिसंबर को हुई थी, वाराणसी में हुई थी। नमो घाट से इसकी शुरुआत होती है। सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तकनीकी यह है लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल प्रणाली से पर आधारित है, पर्यावरण अनुकूल। यह हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है और उप उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करता है, जिसमें यह शून्य उत्सर्जन वाला पोत है। क्षमता कितनी है इसकी? क्षमता व गति 24 मीटर लंबे इस वातानुकूलित पोत में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। की गति 6.5 नॉट्स है। ठीक है। भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग योजना। तो हाइड्रोजन फ्यूल का शुभारंभ कब हुआ था? हाइड्रोजन फ्यूल पोत का शुभारंभ 11 दिसंबर को। कहां से? वाराणसी के नमोघाट से। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल जो मंत्री है उनके द्वारा किया गया था। ये चीज याद रखनी। आगे है भारत का पहला ऑल इलेक्ट्रिक टग योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। वो भी भारत के भी हाइड्रोजन फ्यूल वाला पहला था। शुभारंभ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 दिसंबर 2025 को देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग योजना के निर्माण स्टील कटिंग का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। विकास केंद्र पहला इलेक्ट्रिक टग कांडला गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए विकसित किया गया है। ये पूछा जा सकता है किसके लिए विकसित किया गया है? कांडला गुजरात जो है वहां के दीनदयाल पोर्ट यानी जो बंदरगाह है उसके लिए विकसित किया गया है। किसको? ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग योजना 3 दिसंबर को। और जो हाइड्रोजन फ्यूल वाली कब थी? वाराणसी के अंदर। कब? 11 दिसंबर के अंदर। और यह पहली भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना जो है, ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग परियोजना के निर्माण में स्टील कटिंग ये इसमें किया गया है। ठीक है। निर्माण व कार्यक्रम, इसका निर्माण आत्रेय शिपयार्ड गोवा द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत किया गया था। ये चीज भी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। क्षमता इसमें होगी, लक्ष्य हो गया, प्रथम चरण की तैनाती के उद्देश्य इतना नहीं है। भारत का पहला, ये इंपोर्टेंट है, IGIA भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना या उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया था? ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है। सबसे पहला पॉइंट आज वीडियो का ये था। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया, कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये चीज आपको इसमें बतानी है। ठीक है। उपलब्धि, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। ठीक है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंपोर्टेंट है साहब। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वो भारत का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट बन चुका है। श्रेणी ये इसमें दे रखा है। ठीक है। ये चीज याद रखनी है साहब। तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है ये? दिल्ली के अंदर स्थित। ठीक है। चीज याद आ गई। और वो चीज याद आ गई कि आपको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पर और किसके द्वारा किया गया था? याद आ गया वो? कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए और टाइप कीजिए। आप टाइप करोगे, लिखोगे तो आपको जो है याद होगा वापस। और प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या होती है? मैक्स ए मैन परफेक्ट होती है। ठीक है। वाटर पॉजिटिव अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखते हैं साहब। वाटर पॉजिटिव का अर्थ क्या है? संस्थान द्वारा उपभोग किए गए कुल जल से अधिक मात्रा में जल को पुनर्भरण, रिचार्ज या पुनर्चक्रण, रिसाइकल के जरिए पर्यावरण को वापस लौटा। वाटर पॉजिटिव अर्थ का मतलब यह है
कि जो एयरपोर्ट है ना, वहां पर कोई भी जल, जैसे जल का यूज किया जाता है, तो जो प्रदूषित हो जाता है या फिर जल वेस्ट में जाता है, उसको वापस रिसाइकल करना या रिचार्ज करना, वापस प्रकृति को लौटाना, पर्यावरण को वापस लौटाना, ये है इसका। ठीक है, तो वाटर पॉजिटिव का अर्थ क्या हुआ कि साहब जितना भी वाटर वेस्ट हो रहा था उसको वापस सही यूज लेना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, प्रमाणन और सम्मान, दिसंबर 2025 में वाटर इनोवेशन समिट के दौरान DIL को यह आधिकारिक प्रमाण दिया गया था। ठीक है, इतना इसमें और उपयोग है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत नवीकरणीय ऊर्जा वितरण विस्तार रिकॉर्ड 2025। भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार रिकॉर्ड 2025। वर्ष 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक की सबसे ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। प्रमुख उपलब्धि और रिकॉर्ड, वार्षिक वृद्धि नवंबर 2025 तक रिकॉर्ड 44.51 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जो पिछले वर्ष की में नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर है। ये ऐतिहासिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार हो गया। तो रैंकिंग के अनुसार ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है साहब, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक रैंकिंग में तो है, सौर ऊर्जा क्षमता विश्व में तीसरे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में विश्व में चौथे स्थान पर है, और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व में चौथे स्थान पर है। तो भारत की स्थिति है ये। सौर ऊर्जा के अंदर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे पर। और पवन ऊर्जा के अंदर, जो पवन ऊर्जा पवन चक्कियां है ना, उसके अंदर चौथे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर भी विश्व में चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन जो है अभी आपके लायक ये नहीं है कि अभी जो फरवरी की क्रोनोलॉजी आएगी ना, उसके अंदर इसका पूरी चीजें आ जाएगी, कौन से देश का क्या था, तो उस टाइम अपन और पढ़ेंगे, तो उस टाइम अपन पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी अब सामने आ गया है तो सर ऐसे छोड़ना नहीं है। एक बार अभी पढ़ लेंगे साहब कौन मुख्य अतिथि थे, तो जब फरवरी की पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नुकसान तो आपका होने वाला ही नहीं है। होने वाला है क्या नुकसान? कुछ नहीं होने वाला ना, तो फिर क्यों टेंशन लें? कि 2 बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं अपन। अब आप मेरे साथ अभी क्यों जुड़े हो, सेशन को आप क्यों देख रहे हो? कि दोबारा आप पढ़ने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए। तो अभी देख, मुख्य अतिथि कौन है? यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता है साहब। कौन है? यूरोपीय संघ जो है उसके शीर्ष नेता होंगे मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वोन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है। नाम ये हैं, अंग्रेजी नाम है उर्सुला वोन डेर और एंटोनियो। कौन है? एंटोनियो। इसके अध्यक्ष है यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता है साहब। 2 को बुलाया गया था। ठीक है, भारत ईओ शिखर सम्मेलन परेड में शामिल होने के बाद दोनों नेता 27 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले भारत ईओ समिट का भाग लेंगे। ठीक है, और पिछली बार कौन था? 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे साहब, सुबियांतो। कौन था? इब्रोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 2025 में कौन थे? 2025 के अंदर गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो। कौन है? प्रबोवो। कौन है? प्रबोवो। नहीं याद हो रहा तो लिख लो एक बार, प्रबोवो। इंडोनेशिया के कौन है? राष्ट्रपति है ये प्रोबोवो सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि है। किसके हैं मुख्य अतिथि? 2025 की गणतंत्र दिवस जो था उसका मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर मिलेनिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर मिलेनिया? क्या है मिलेनिया रिपोर्ट? IDFC फर्स्ट प्राइवेट और हुरन इंडिया द्वारा टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2025 दिसंबर 2025 में जारी की गई थी। शीर्ष स्थान किसका है? जोमेटो का है साहब। शीर्ष स्थान पे कौन है? जोमेटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल
पहली बार शीर्ष पर पहुंचे हैं। उनकी कंपनी का मूल्यांकन 3.2 लाख करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, ये याद रखना है कि जोमेटो शीर्ष पर रही है। ठीक है, फिर 5वां दे रखा है साहब, राधा किशन दमानी है, राहुल भाटिया है, और ये इसमें दे रखा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 नए भारतीय मानकों की घोषणा की गई है। बम बम निरोधक प्रणालियों के लिए मानक घोषणा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था? 24 दिसंबर को। और 2025 दिसंबर को क्या बनाया गया था? 25 दिसंबर को क्या बनाया गया था, बताओ देखें। अरे कौन सा डे बनाया गया था? शासन डे। इसकी जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह बनाया गया था। यह चीज भी आपको इसमें याद रखनी है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर। इससे क्या था ये भी अपन देख लेते हैं अभी। जैसे बम, ब्लैंकेट, बास्केट और इनहिबिटर जैसे उपकरणों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक समान ढांचा प्रदान करना है। इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर मानक, ये अलग अलग मानक दे रखे हैं, इतने अपने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये देखते हैं कि 40वीं एशियाई जलपक्षी गणना गोदावरी मुहाना, ये याद रखना है। आयोजन आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के वेटलैंड्स में 10 से 11 जनवरी 2026 को 40वीं एशियाई उपलक्षी गणना नहीं जलपक्षी गणना की जाएगी। तो ये जनवरी की, जो फरवरी की क्रोनोलॉजी आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर है। जब अपन फरवरी की पढ़ेंगे तब अपन इसको वापस याद करेंगे। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, और इसकी अपन चर्चा करेंगे फरवरी के अंदर। तो एशियाई जल पक्षी गणना जो है 40वीं, और कहां पर की गई? हैदराबाद के अंदर, कोरेंगा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये अपन उस टाइम पढ़ेंगे, आगे फरवरी के अंदर और पढ़ेंगे इसको। ये इंपॉर्टेंट है साहब। जैसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल था, वैसे ही राष्ट्रपति भवन है, वहां पर परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। लोकार्पण किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस के ऊपर। कौन से दिवस में? विजय दिवस। 3 दिवस पढ़ चुके अपन, शासन दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। सम्मान, इस दीर्घा में परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित है। परमवीर विजेता कितने हैं? टोटल 21, और इन सभी के चित्र कहां पर है? परमवीर दीर्घा के अंदर है। वो परमवीर दीर्घा कहां पर बनाई गई है? राष्ट्रपति भवन के अंदर। और विजय दिवस कब बनाया जाता है? 16 दिसंबर को बनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने साथ पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज याद आ गई उसको छिपा दो। अब दिवस की याद आई, विजय दिवस 16 दिसंबर, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। आपको पूछे सुशासन दिवस तो आप हैंड रेज करोगे साहब, मैं बताऊंगा, तो बताओ आप क्या? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, और परमवीर कितने विजेता है? अब इसमें जो पहले महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन न्यूज फैक्ट, राजपथ को क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। मुगल गार्डन को अमृत गार्डन, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग, यह इसमें कर दिया गया है। ठीक है, अब दीपावली के बारे में पढ़ते हैं, और दीपावली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति का 20वां सत्र में दीपावली को शामिल किया गया है। कौन सा सत्र है यूनेस्को का? 20वां। भारत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति
के 20वें सत्र की बैठक में दिसंबर 2025 के दौरान लाल किला परिसर में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता यूनेस्को के भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा ने की थी। किसने की थी? विशाल बी शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी साहब। और उसके अंदर क्या किया गया है? दीपावली को शामिल किया गया है। विशाल बी शर्मा। इस सत्र में दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधित्व ने मिलकर 2003 के कन्वेंशन के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सूचीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। अब दीपावली की बड़ी उपलब्धि है। क्या क्या उपलब्धि है दीपावली के बारे में, ये चीज अपन पढ़ते हैं। नया नया समावेश। भारत के प्रसिद्ध प्रकाश पर्व दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह पूछा जा सकता है कि किसमें शामिल किया गया है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है दीपावली को। यूनेस्को की 20वीं बैठक हुई थी। विजय वी शर्मा जो है उसके अध्यक्ष थे और उसके अंदर दीपावली को शामिल किया गया है। कौन सी सूची है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है। इंपोर्टेंट नाम याद रखना है आपको। क्या नाम याद क्या रखना है? नाम याद रखना है, ठीक है। महत्व है। दीपावली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में वैश्विक मान्यता दी गई है। कुल संख्या दीपावली के शामिल होने के साथ ही भारत की में कुल विरासतों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। टोटल कितने हो गए हैं? 16 हो गए हैं, ये याद रख लेना। तो 16 हो गए। कितने हो गए? कुल विरासतों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो चुकी है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। अब भारत की तो 16 अमूर्त विरासत सूची है। कौन सी है वो आपके सामने लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले 2008 के अंदर वैदिक शब्द की परंपरा, 2008 में रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008 के अंदर 3 थे। कुटियाट्टम संस्कृति रंगमंच केरल से संबंधित है। 2009 के अंदर रामायण धार्मिक त्योहार अनुष्ठान उत्तराखंड का संबंधित है। 2010 में क्या था? मुद्दियट्टू अनुष्ठान रंगमंच केरल। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान। 2000 छऊ नृत्य ओडिशा झारखंड पश्चिम बंगाल का है। 2012 लद्दाख का बौद्ध जप। 2013 संकीर्तन पारंपरिक ज्ञान नृत्य मणिपुरम। 2014 जड़ियावाला गुरु ठठेरा द्वारा बर्तन बनाने की शिल्प पंजाब। 2016 योग को शामिल किया गया। 2016 में नवरोज पारंपरिक नवरस को शामिल किया। 2017 कुंभ का मेला। 2021 कोलकाता की दुर्गा पूजा। 2023 गरबा गुजरात और 2025 दीपावली। 16 ऐसे जो हैं को शामिल किया गया है। 16 के 16 आपको याद होने चाहिए। 16 के 16 याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए आपको इसमें याद होने ही चाहिए साहब। 16 के 16 कब शामिल किए गए? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो है कालबेलिया नृत्य को शामिल 2010 के अंदर। अब ज़्यादा भी याद नहीं रखो तो 2021 के अंदर कुंभ का मेला याद कर लो। देखो योग 2016 में, कुंभ का मेला 2017 में, और कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता की जो है दुर्गा पूजा ये आपकी 2021 में, और गरबा 2023 में, और दीपावली जो है आपके 2025 के अंदर शामिल की गई है। ये चीज भी आपको इसमें याद रखनी है। अन्य प्रमुख देशों के नए शामिल तत्व, भारत दीपावली हो गया, पाकिस्तान के बोरेंदो, बांग्लादेश से तंगाइल साड़ी, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मध्य प्रदेश ये रहा आपका मध्य। अब देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश क्या है? देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे। तो भारत के अंदर कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है के द्वारा ये निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के NH 45 के अंदर भोपाल जबलपुर मार्ग पर देश की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क का गई है। कहाँ पर की गई है? भोपाल के अंदर। और मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के अंदर है, NH 45 पर है। स्थान, यह पहल हिरण सिंदूर खंड के 11.46 किलोमीटर लंबे में की गई है, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही अभ्यारण्य से गुजरती है। कौन से अभ्यारण्य हैं? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही अभ्यारण्य से होकर गुजरती है NH 45। और NH 45 पर क्या बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ये चीज इंपोर्टेंट रखनी है। भारत का पहला, देश का पहला है ये जहाँ पर वन्य जीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ किया गया है। कौन से? दुर्गावती टाइगर रिजर्व है एक तो, और एक है अपने नौरादेही अभ्यारण्य है। इससे होते जो नेशनल हाईवे 45 गुजरता है, वो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे कौन सा है? NH 45 है। कहाँ पर स्थित है? यह है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है ना। और ज्यादा इसमें कोई चीज याद रखने लायक है नहीं, बस याद रखना है कौन सा है। 2 रिजर्व है। अब बात करते हैं आगे, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कौन सी भाषा के अंदर भारत का संविधान जारी किया है? कौन सी भाषा है? संताली भाषा के अंदर जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संताली भाषा में जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 शासन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत संविधान संताली संस्करण का विमोचन किया है। मुख्य विवरण व लिपि क्या है? तो भाषा याद रखनी है, संताली। कौन सी भाषा है? संताली भाषा के अंदर 25 दिसंबर को जारी किया गया था। ओल चिकी लिपि, यह संविधान संताली भाषा की अपनी विशेष लिपि है। ओल चिकी कौन सी लिपि है? देवनागरी जैसे हिंदी की है, वैसे ही संताली भाषा की लिपि कौन सी है? ओल चिकी। कौन सी है? ओल चिकी। कौन सी है? ओल चिकी। ओल चिकी कौन सी है? ओल चिकी। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व है। इस वर्ष 2025 में ओल चिकी लिपि के विकास का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। 1925 में पंडित नाथ मुर्मू द्वारा विकसित बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो कौन सी भाषा है? संताली भाषा के अंदर ये है। अब ये संताली भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है? 8वीं अनुसूची में शामिल है। संताली भाषा को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 92वां संविधान संशोधन है। 2003 के अंदर होता है। झारखंड है, झारखंड के बाद में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, उसके एरिया में ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। कौन सी भाषा है? 8वीं अनुसूची संताली भाषा के अंदर है। कब मान्यता संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची कब शामिल किया गया? 2003 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन था? ये संविधान संशोधन था 92। ठीक है, ये लो साहब, एक और लो इंपोर्टेंट। राजस्थान की सिलीसेट झील एवं छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान की सिलीसेट झील तथा छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 96 हो गए हैं, कितने हो गए? 96 स्थल हो चुके हैं। अभी और 2 ऐड किए गए, उनको भी अपन बात करेंगे। कोपरा जलाशय कहाँ पर है? ये है अपने छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। तो राजस्थान में कितने हो गए रामसर स्थल? बताओ देखिए कितने हो गए? 5 हो चुके हैं। 5 हो चुके हैं। पहला कौन सा था? केवलादेव। दूसरा कौन सा है? सांबर। तीसरा कौन सा? तीसरे और चौथे फलोदी के अंदर स्थित है। फलोदी के, ये तो मैनाल गांव है, वो मैनाल गांव उदयपुर के अंदर है। और फलोदी के अंदर कौन सा है वो? एक और 4 हो गए, 5 और सिलीसेट झील है। छत्तीसगढ़ का पहला स्थान कौन सा है? कोपरा जलाशय। कौन सा है? कोपरा जलाशय है। ठीक है, सिलीसेट के बारे में दे रखा है, अलवर में स्थित है ये सिलीसेट झील। साइड नंबर कौन सी है? 85 81।
छियासीवां रामसर स्थल घोषित किया गया। हाल ही में राजस्थान में अब कुल 5 हो चुके हैं। खींचन गांव फलोदी, ठीक है। जून 4 जून 2025 को खींचन, मैनार, सांबर झील और प्रथम केवलादेव है। सीसेड 5वां हो गया दिसंबर 2025 के अंदर। अलवर सांसद व केंद्रीय वन मंत्रालय को ने भूपेंद्र सिंह यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित ये इसमें रखा गया था। राजस्थान में नंदनकानन कही जाने वाली सिलीसेट झील 1845 में महाराज विनय सिंह के द्वारा अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। तो अलवर शहर की जो नंदन कौन सी है, नंदन कानन। न्यूज फैक्ट, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाया गया है। और भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का पहला हस्ताक्षरकर्ता बना। आर्द्र भूमियां पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में शामिल है, ये इसमें दे रखा है। हर साल 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि मनाया जाता है। विश्व, अगर अपन दिवस की बात करें तो 4 दिवस पड़ चुके हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 को शासन दिवस। 4 दिवस अपन पढ़ चुके हैं। अब न्यूज फैक्ट है, इसके अंदर क्या क्या है वो चीज अपन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ नया नाम और स्थान परिवर्तन कर दिया गया। नया नाम क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय, नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, सेवा तीर्थ। अभी परमवीर दीर्घा भी रखी गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या नाम रखा है, सेवा तीर्थ। नया पता, कार्यालय को साउथ ब्लॉक से एग्जीक्यूटिव एंक्लेव 1 में बने सेवा तीर्थ का कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित कर दिया है। कॉम्प्लेक्स की संरचना ये है, यही नाम रखना है, नाम याद रखना है कि सेवा तीर्थ नाम रखा गया है, ठीक है। सेवा तीर्थ फर्स्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ सेकंड कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। घोषणा, इस बदलाव और शिफ्टिंग की जानकारी 2 दिसंबर को दी गई थी। अटल कैंटीन योजना दिल्ली के अंदर शुभारंभ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 121 जयंती में अटल कैंटीन योजना। अटल कैंटीन योजना कहाँ शुभारंभ की गई है, दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। सस्ता भोजन मिलेगा, 5 रुपए में प्लेट खाना मिल जाएगा, ये इसमें दे गई अटल कैंटीन योजना। वर्तमान स्थिति क्या है, ये 45 कैंटीन शुरू की गई है। शेष 55 कैंटीनों का संचालन आने वाले दिनों में होगा। टोटल 100 होगी, 100 में से 45 हो चुकी है, 45 55 का अब होगा। 5 रुपए में खाना मिलने वाला है, ठीक है। सम्राट पेरू बिंदुगु द्वितीय स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा 14 दिसंबर को जारी किया गया था, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व है, क्या है ये इंपोर्टेंट। मैत्री सेकंड क्या है, अंटार्कटिका में भारत का नया अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भारत अंटार्कटिका में पुराने मैत्री स्टेशन के स्थान पर आधुनिक मैत्री सेकंड केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बजट पृथ्वी यह है, इसमें है, ठीक है। झांसी, झांसी हरियाणा का 23वां जिला है। राजस्थान में कितने जिले हैं बताओ देखे। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं, जिले कितने हैं, कौन बताएगा देखिए। विशाखापट्टनम, देश का पहला लंबा ग्लास स्काई स्काई वॉक ब्रिज लोकार्पण। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज 1 दिसंबर 2025 को जनता के लिए खोला गया। ऊंचाई लंबाई समुद्र कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है, ठीक है। क्षमता ये याद नहीं रहा, याद रखना लोगों में संदर्भ में। चेन जेड डागर एम्स विजयपुर जम्मू कश्मीर, उद्घाटन जम्मू कश्मीर जयपुर पर पहले चेन जेड डागर उद्घाटन किया। पहले जेन जेड तो है, डाकघर का शुभारंभ कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ये जो है अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे
और अब पढ़ते हैं अपन अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। और बात अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अं- अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, एक एक चीज पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो चीज मैं आपको इसमें बताता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले है, इसरो ने किया अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के संचार उपग्रह का सफल परीक्षण। तो एक तो संचार उपग्रह का क्या नाम है, ब्लू बर्ड है, ये किया है इसरो ने। इसरो कहाँ की एजेंसी है, अपने भारत की एजेंसी है। तो सर्वोच्च संस्था कौन सी, इसरो है। जो भी रॉकेट बनाना छोड़ना, जो भी उपग्रह के कार्य होते हैं, मंगलयान ले लो, चंद्रयान ले लो, कंप्लीट जो है किसने, इसरो ने। अब इसरो ने क्या किया है, ब्लू बर्ड ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड उपग्रह है अमेरिका का, उसके साथ क्या किया, सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगली पीढ़ी अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड का सफल परीक्षण किया है। यह 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 एक प्रक्षेपण यह एक अंतरिक्ष यान PSLV की LVM-3M6 द्वारा आंध्र प्रदेश से श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर को परीक्षण किया जाएगा। संचार उपग्रह कौन सा है, ब्लू बर्ड। अब इसके लिए जो रॉकेट है वो कौन सी है, LVM-3M6, LVM-3M6 जो है ये रॉकेट है। इसका रॉकेट का नाम याद रखना है। ये रॉकेट कौन से उपग्रह को लेके गई थी, ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड जो है इस उपग्रह को लेके गई थी। ब्लू बर्ड ब्लू बर्ड ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड उपग्रह कौन से देश का है, अमेरिका का। और किसने, कौन सी संस्थान छोड़ा है, इसरो ने। इसरो की रॉकेट कौन सी थी, LVM-3M6, 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 LVM-3L6, LVM-3L6 जो है रॉकेट थी इसरो की। आ गया समझ में। ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड उपग्रह किसका था, अमेरिका का। ये सफल परीक्षण किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना, आगे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस स्पेस मोबाइल के बीच हुए कॉमर्शियल समझौते के तहत प्रदर्शित किया गया है। ब्लू बर्ड 2 उपग्रह को पृथ्वी के निम्न कक्षा तो तो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये इंपोर्टेंट है। उपग्रह कौन सा है, ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड, कौन से देश का है, अमेरिका का। किस संस्था के द्वारा, इसरो के द्वारा। जो रॉकेट है उसका क्या नाम, LVM-3M6 जो है ये रॉकेट है। के बाद देख लें, इसरो द्वारा प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह 6100 किलोग्राम का वजनी ब्लू बर्ड भारत के लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है, ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है सबसे भारी सैटेलाइट है। इसका वजन याद कर लेना आप, ये मिलेगा साहब। इसके द्वारा इसरो के द्वारा छोड़ा गया है। कंपनी ब्लू बर्ड सेकंड अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह है। उद्देश्य नेक्स्ट जनरेशन जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से संबंधित है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। LVM थर्ड के बारे में, 640 टन वजनी 43.5 मीटर लंबा LVM थर्ड भारत का सबसे भारी और त्रिचरणीय लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी। अब ब्लू बर्ड के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। वो LVM ये शानदार ये है, इतना नहीं है, ठीक है। अब है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है। अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है पुणे स्थित NCRA TIFR के शोधकर्ताओं राशि जैन, ये इनके द्वारा किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो स्पेस से संबंधित है, एक ही चीज याद रखती है, ब्लू बर्ड अमेरिका का है, इसरो द्वारा छोड़ा गया था। LVM-3M6 के द्वारा छोड़ा गया, सबसे भारी उपग्रह है, 6100 किलोग्राम वजन का है। ये चीजें याद रखनी है। रक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्या है, DRDO द्वारा पायलट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, DRDO द्वारा, ठीक है।
डीआरडीओ द्वारा 2 दिसंबर को लड़ाकू विमानों की पायलट निकासी एस्केप सिस्टम का सफल रॉकेट किया गया है, ये चीज याद रखनी है। स्थान व गति परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टीआरबी टर्मिनल किया गया है, ठीक है, सही हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए आई INSV कौंडिन्य प्राचीन समुद्री विरासत व पुनर्जन्म। भारतीय नौसेना का प्राचीन सिलाई विधि से निर्मित पोत INSV कौंडिन्य 30 दिसंबर 2025 को अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ है। यह पोत प्राचीन भारतीय स्वदेशी ज्ञान और सहस्त्राब्दियों पुराने समुद्री व्यापारियों मार्गों को पुनर्जीवित करने का अनूठा उदाहरण है, ठीक है। अन्य बिंदु हो गए, इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो अपन पढ़ रहे थे आकाश नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, थोड़ी वॉइस की दिक्कत आ गई थी, वापस मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी। एक तो ये समुद्री पोत, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, उसका नाम क्या है ये याद रखना है, समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसका बस यही नाम याद रखना है, आगे पहले की आपको आवाज आ रही होगी, इससे पहले जो है, ठीक है। भारतीय नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन का ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण 23 दिसंबर को किया है। आकाश NG महत्वपूर्ण भी, ठीक है, स्वदेशी से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट नाम, अंजदीप। भारतीय नौसेना को मिला एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेलो वाटरक्राफ्ट। क्या नाम है? अंजदीप। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW सी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज के समान है ये अंजदीप। क्या नाम रखा गया है? अंजदीप, ठीक है। तो भारतीय नौसेना को मिला एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेलो वाटरक्राफ्ट, जो मिला है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अंजदीप। चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। निर्माण नहीं है, आकार हो गया। INS सिंधु घोष सेवा मुक्त, ये पूछा जा सकता है कि इसको सेवा मुक्त किया गया है। सिंधु घोष को सेवा मुक्त किया गया। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का आधार रही पनडुब्बी INS सिंधु घोष को 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 19 दिसंबर को सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जिस सुरक्षा सिस्टम से लैस किया जाना है उससे क्या नाम दिया गया है?
कैपिटल डोम। ठीक है, ये याद रख लेना। आगे है फिर, अब है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं, और फिर अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो अब है किताब, भारत वर्ष 2025-26 में किम्बरली प्रक्रिया की प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत 1 जनवरी 2026 से वैश्विक हीरा उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण मंच किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दिसंबर 2025 में आयोजित पूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से भारत को तीसरी बार यह प्रतिष्ठित जिम्मेदारी दी गई है। कौन सी बार दी गई? तीसरी बार। तो किम्बरली प्रक्रिया की प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, ये चीज इसमें याद आपको रखनी है। आगे फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को असम के नामरूप नामरूप जो डिब्रूगढ़ में 10,401 करोड़ की लागत वाले नए अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना रखी है। कहाँ पर रखी है? नामरूप। तो नामरूप उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नामरूप। ये नामरूप एक असम के जगह है, वहां पे रखी गई है, और डिब्रूगढ़ के अंदर ये स्थित है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि क्या क्या इसका उद्देश्य है। ये है तो अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना असम में कहाँ पर की गई है? नामरूप के अंदर। कहाँ पर? नामरूप के अंदर स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है। बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा के लिए सरकार करेगी बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना। भारत सरकार ने देश के सभी बंदरगाहों और जहाजों की व्यापक एवं जोखिम आधारित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी नामक एक समर्पित वैधानिक संस्था स्थापना करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछा जा सकता है साहब। रूप टॉप सोलर गुजरात देश में शीर्ष स्थान पर है साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूप टॉप सोलर गुजरात देश में शीर्ष स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो 1879 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ गुजरात अब देश के कुल सोलर रूफटॉप उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। राज्यवार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का वर्तमान में 5.6% है रूफ टॉप जो योजना है उसके अंदर। ठीक है, गुजरात का लक्ष्य हो गया, ये हो गया। मानने की ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। कोल सेतु, कोल सेतु क्या है? कोयला नीलामी के लिए नई नीति जारी की गई है। मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को कोयला लिंकेज नीलामी के लिए कोल सेतु विंडो को मंजूरी दी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? कोल लिंकेज फॉर सेमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन, है ना, कोल सेतु। कोल सेतु नाम दिया गया है इसका, है ना, कोल सेतु इंग्लिश में ये नाम दिया गया है। ठीक है, कोयले की नीलामी के लिए नई योजना बनाई गई है कोल सेतु। इसका फुल नाम, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और क्या नाम रखा है? कोल सेतु जो है योजना का नाम रखा गया है सरकार के द्वारा। बड़े या अजीब अजीब नाम रखती है। भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, याद रखना है आपको। रेट हर 4 महीने से नीचे होती रहती है। ये देख लीजिए, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 जय श्री उल्लास शीर्ष स्थान पर है। दिसंबर 2025 जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में
अनुसार एरिस्टा नेटवर्क्स सीईओ जय श्री उल्लास विश्व भर में भारतीय मूल के लीडर्स में पहले स्थान पर है। ठीक है। ये अपना कंप्लीट होता है और ये प्रादेशिक राजस्थान जो है, राजस्थान को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।